हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन और उसके रूल, जो भी बाद में जब साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं तो क्या क्या रूल्स लगते हैं वो सब बताया था, ठीक है। और उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल भी बताए थे। तो आज जो है उसी से आगे आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो मोल कंसेप्ट का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सिंपल सा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आप बहुत बार देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास वो होता है कि जैसे इन जनरली पहले एक रेफरेंस इसमें लिया गया है स्केल में, जिसको बोलते हैं कार्बन 12, ठीक है। कार्बन और उसका एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, ठीक है। तो इसको कार्बन 12 के एक स्केल में पैमाने पर हमने इसको एटॉमिक मास को और मॉलिक्यूलर मास को उसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया है, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है कि जो एक कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन 12 का जो एटम है उसमें जो दूसरा रेफरेंस एटम है जिसके हम जिसके लिए कर रहे हैं वो कितना टाइम हेवियर होता है, वो उसका एटॉमिक मास होता है। जैसे तो डिफाइन कैसे करेंगे? वन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट्स में क्या होते हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कितनी बार वो एटम जो है वो हेवियर है, कितने टाइम्स वो एटम जो क्या है हेवियर है, किससे? एक एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12 कैसे लिया? जैसे पहले जब स्टार्टिंग में जब स्केल थी तो दो साइंटिस्ट जब स्केल बना रहे थे तब दो स्केल होती थी, एक केमिकल स्केल होती थी और एक फिजिकल स्केल होती थी। तो जब जब केमिकल स्केल होती थी तब स्टार्टिंग में उनने ऑक्सीजन को एक रेफरेंस लिया था। तो ऑक्सीजन के लिए वो 16 यूज़ करते थे। बट क्या हुआ कि फिजिकल स्केल पर क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन होते थे उस ऑक्सीजन है उसके 3 आइसोटोप है, जैसे 16, 17 और 18। आइसोटोप किसको बोलते हैं? जहाँ एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये भी मैंने पढ़ाया, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब एवरेज निकालते हैं तो वो आता है 16.0044, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए एक और स्केल उनने बनाई थी, यूनिफाइड स्केल, ठीक है। ये जब एक एमयू जो होता है, एक एमयू के लिए एमयू यूज़ ना करके यू यूज़ किया जाता है, जिसको यूनिफाइड स्केल बोलते हैं। तो उसमें कार्बन को एक एज ए रेफरेंस यूज़ किया था, जिससे ये जो ऑक्सीजन के साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम उसमें नहीं होती थी। तो जैसे कार्बन के आइसोटोप होते थे तो उसका एवरेज जो है उनने 12 ले लिया और इसी को एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसी से उनने यूनिट बनाई थी। एक एमयू क्या होती है? इक्वल टू होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन का जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है उसका 1/12 होता है मास। क्या होता है? ये एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये होती है एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, ठीक है। पर इसको एएमयू ना लिखकर हम यू लिखते हैं खाली, ठीक है, क्योंकि ये इसको यूनिफाइड स्केल पर लिया जाता है तो इसके लिए यू यूज़ किया जाता है हर जगह। अब इसी में दो जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, जैसे एटॉमिक और मास और मॉलिक्यूलर मास। एटम के लिए और मॉलिक्यूल्स के लिए, एटम छोटा होता है, मॉलिक्यूल बड़ा होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल एटम को अगर उसका जो एटॉमिक मास अगर हमने ग्राम में लिया तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास को अगर ग्राम में ले रहे हैं, ये जैसे यू लिख रहे हैं ना, तो यू ना लिखकर ग्राम में ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूलर मास में भी वही चीज़ है, अगर ग्राम में मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसको और आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा, पर आपको खाली बेसिक जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए। तो क्या होता है? वन एटॉमिक मास क्या होता है ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हेवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12, ठीक है।
तो अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास में जो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं हम फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स से, ठीक है। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या होती है, जैसे कि नियॉन होता है, नियॉन जो है एटमॉस्फेयर में 3 आइसोटोप होते हैं उसके, ठीक है। नियॉन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है 10, ठीक है। तो जहाँ आइसोटोप किसको बोलते हैं, जहाँ एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। तो तीनों में एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है। तो जहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास अलग अलग दिए हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल अबंडेंस होता है कि वो कैसे मिलता है अपने को एटमॉस्फेयर में। तो ये 3 आइसोटोप के रूप में मिलता है, ठीक है। तो उसमें जैसे जो नियॉन 20 है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। बाकी ये दोनों थोड़े कम कम मात्रा में रहते हैं, ठीक है। तो हमको इसका एवरेज मास हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है ए बार, इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। ये निकालना है हमको। समीशन मतलब सम, ठीक है। एफ आई इंटू ए आई। एफ का मतलब होता है फ्रैक्शनल अबंडेंस, ठीक है, जो दी है। और ए आई का मतलब होता है जो एटॉमिक मास है इनके, तीनों आइसोटोप के डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास है। जैसे इस कंडीशन में एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, जो पहला दिया है 20, ठीक है, और अबंडेंस दी है 0.9, ठीक है। तो इसको 0.9051 इंटू एटॉमिक मास कितना उसका 20, ठीक है। प्लस सेकेंड का फ्रैक्शनल अबंडेंस है 0.0027 इंटू इसका एटॉमिक मास है 21, प्लस इसका थर्ड का है 0.0922 इंटू इसका एटॉमिक मास है 22, ठीक है। तो इसको जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 20.179, ठीक है। इसको AMU पहले बोलते थे, अब इसको हम इसकी यूनिट क्या कर दी गई है, U कर दिया गया है, तो U लिखते हैं। और अगर ये जो एवरेज मास अगर ग्राम में दिया हो, ठीक है, अगर ये ग्राम में होता तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर देते, ग्राम लिख देते। तो उसी को हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। जब ये वैल्यू जो है हमको अगर ग्राम में दी होती तो ये ग्राम में होता, ये हमको AMU में दी है तो AMU होता, और ये U है तो U पर होती। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, G का मतलब ग्राम में दिया होता तो ये एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास हो जाता, और U मतलब यूनिफाइड स्केल पर ये ली है कार्बन 12 पर, इसलिए इसको U लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। समझ में आया। एटॉमिक मास एवरेज मास निकालने का बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन दिया है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU में दिया है कितना 34, और ठीक है अपने को आइसोटोप 2 दिए हैं क्लोरीन के, ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, ठीक है। एक कौन सा है 34.97 और एक है 36.97। AMU में इसकी दी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास यूनिट या फिर यू में भी दे सकते हैं या ग्राम में भी दे सकते हैं, दोनों तीनों में दे सकते हैं ना। तो 2 आइसोटोप दिए हैं अपने को, उसके रिलेटिव अबंडेंस कितनी दी है, एक की दी है 0.755 और एक की दी है 0.245। तो मैंने अभी आपको एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बताया था, ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन, मतलब ये सम है, इसका मतलब होता है समीशन का मतलब होता है सम, मतलब प्लस करना है, ठीक है। होता है AIFI। तो आई का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, पर यहाँ 2 आइसोटोप, मतलब जितने आइसोटोप है उतनी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 2 आइसोटोप है, तो 2 आइसोटोप के लिए, एक के लिए 1 A5 प्लस A2 F2। तो इसका एटॉमिक मास कितना दिया है 34.97 और इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है 0.75, प्लस इसका कितना दिया है 36.97 इंटू 0.245, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 35.46, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो ऐसे सवाल आप NCERT में और प्रदीप की बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, आप सॉल्व करना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको उसका आंसर बता सकता हूँ, ठीक है।
अब जो है मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे हमको H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। तो H2SO4 दिया है, तो H कितना है, H कितना है 3। एक तो सिंगल सिंगल लिख लो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो सिंगल सिंगल लिख लो, ठीक है। जैसे H, S और O, ठीक है। और ये जितने हैं उतने मल्टीपल कर दो। जैसे 2 हाइड्रोजन है 2 × H, ठीक है। यहाँ पर सल्फर 1 है तो सल्फर 1 हो गया, और ऑक्सीजन 4 है तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। और अपने को मालूम है, अब अपने को याद करने हैं कि इनके एटॉमिक मास जो होते हैं वो हमको याद करना पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का 32 होता है एटॉमिक मास। आप लिखते जाना, जो मैं एग्जांपल दूंगा वो आप नोट कर लेना और याद, क्योंकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो एटॉमिक मास भी इन जनरली याद हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हो गए, 32 और ये 16 चौक 64, ठीक है। इसका 64 हो गया क्योंकि ये 4 थे, और इसको जोड़ते हैं तो 98 आया। तो जब मॉलिक्यूलर मास जो है वो जो एटॉमिक मास यूनिट में दिया जाता है तो AMU लिखते हैं, और जब यूनिफाइड स्केल पर दिया जाता है तो U लिखते हैं। और ग्राम कब हो जाता है, जब यही वैल्यू ग्राम में दी हो अपने को तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं उसको, तो यही वैल्यू हो जाता है। जैसे हमको इसका कैलकुलेट करना है, किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल कितने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों लिख लिए, ठीक है। कितने हाइड्रोजन कार्बन है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। तो अब जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 × 6, हाइड्रोजन का 1 × 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, मैंने बताया है 16, ठीक है, 16 × 6। तो जब आप इन तीनों को, पहले तो आपने क्या करना है, इनको फिर प्लस करना है, ठीक है। तो ये एक प्लस करना है, ठीक है। जैसे ये इस फॉर्म में भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 72, 12 और 96, ठीक है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 180 होता है। तो आपको 4 का तो मैंने एटॉमिक मास याद करना सिखा दिया, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, और कार्बन का 12, ठीक है। ये एटॉमिक मास है, तो ये इससे ये मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक बताता हूँ। तो अब पढ़ेंगे जो फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला मास क्या होता है। तो वही चीज़ होती है जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमको। जैसे कि NaCl दिया है तो इसके लिए फार्मूला मास होता है, ठीक है। तो फार्मूला मास क्या हो जाएगा NaCl के लिए, एटॉमिक मास ऑफ Na एक एलिमेंट का, और एटॉमिक मास ऑफ Cl, इन दोनों को मिलाकर जो फार्मूला होता है। जैसे सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो टोटल उसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 58.5 U। मैं तीनों चीज़ों में लिखता हूँ, ठीक है। ग्राम, अगर ग्राम में दिया हो तो ग्राम, U में दिया हो तो U, और AMU में दिया हो तो AMU, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक टर्म होती है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये इक्विवेलेंट मास बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो कि हर जगह आपको बहुत जगह मिलेगी। तो इसकी एक डेफिनेशन होती है। तो इक्विवेलेंट जो मास है वो 3-4 जगह अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एलिमेंट का निकालना हो तो अलग उसका इक्विवेलेंट मास होता है। मॉलिक्यूलर मास अगर एसिड का निकालना है तो उसका इक्विवेलेंट वेट अलग होता है। और जब इक्विवेलेंट बेस के लिए निकालते हैं तो उसमें अलग फार्मूला यूज होता है। और जो नॉर्मल आयंस के केस में अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना तो उसका फार्मूला अलग होता है। तो विद एग्जाम्पल मैंने अभी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर फार्मूला लिखा है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट के लिए क्या होता है कि जो एटॉमिक मास है और जो उसकी वैलेंसी है उससे डिवाइड कर दो तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, एलिमेंट के लिए जो है
वो उसका इक्विवेलेंट मास आ जाता है। इक्विवेलेंट मास जैसे कि वैलेंसी क्या होती है, मैंने बताया था आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आयंस के लिए बताया था, तो उसमें जब आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो उसी बेसिस पर हम वैलेंसी निकालते हैं। तो जैसे अभी मैं एग्जांपल से आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले इस फॉर्मूले को समझ लीजिए कि क्या है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड के लिए बेसिसिटी जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, जैसे H2SO4 है या HCl है, उसमें से जैसे HCl में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक, H2SO4 में दो, तो वहाँ पर दो से डिवाइड करेंगे। एसिड क्या है, HCl जो H प्लस दे आयन, ठीक है। तो H एसिड में एक जितने भी H प्लस आयन निकल रहे हैं वो उससे डिवाइड कर दो। बेस में OH आयन जितने निकल, NOH जैसे, ठीक है, NOH कितना, OH कितना है, एक है, तो एक रिप्लेसेबल है, तो उसको एक से ही डिवाइड करना है, तो वो उसकी क्या निकल जाएगी, इक्विवेलेंट मास। और आयंस के केस में जो भी उस पर चार्ज है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। फॉर्मूला मास जो है जैसे, ठीक है, तो उससे डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। इनके चारों के मैं एग्जांपल से आपको अभी बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो पहला है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जैसे CuO दिया है, तो इसका एटॉमिक मास जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, Cu का होता है 47.6 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो इसका टोटल हो गया 63.6, ठीक है। ये मैं आपको मास निकालना बताया, एटॉमिक मास, ठीक है, एलिमेंट्स का। और इसका फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो CuO में Cu का जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। अभी आपको सब चीज़ें मैं आगे सब चीज़ें सिखाऊंगा कि वैलेंसी कैसे देखी जाती है, ये चीज़ें कैसे देखी जाती है। पर यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे Cu की वैलेंसी होती है 2, कहीं कहीं 1 भी होती है। तो अभी इस क्वेश्चन में Cu है क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 चार्ज नेगेटिव है, और तो वो इधर वाले पर Cu 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वैलेंसी हो गई, तो 63.6 अपॉन 2 वैलेंसी से डिवाइड किया, तो इसका इक्विवेलेंट मास जो आया वो क्या है, 31.8 U, ठीक है। U या ग्राम में लिया हो तो ग्राम, ठीक है, ये चार्ज ये याद रखना। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन निकालना हो, जैसे CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट पर क्या हो रहा है कि चार्ज कितना है आयंस पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला मास अपॉन चार्ज ऑफ द आयन, ठीक है, आयन पर जो चार्ज है। तो CO3 2 नेगेटिव में 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 से डिवाइड किया, उसका फॉर्मूला मास कैसे निकलेंगे, कार्बन एक ही है 12 होता है, ठीक है। 1 × 12 प्लस 3 × 16, 3 ऑक्सीजन है, 16 एटॉमिक मास होता है, इसको गिना, फॉर्मूला मास होगा 60 अपॉन 2 से डिवाइड किया, तो इसका क्या आया, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन क्या आया, 30 U, ठीक है, ठीक है। अब जो एसिड और बेस में तो बहुत सिंपल है। एसिड क्या होता है, जो H प्लस आयन दे, ठीक है, और बेस को क्या होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे, ठीक है, उसको बेस बोलते हैं। तो जब एसिड के लिए अपन इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे HCl में रिप्लेस कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, एक, और H2SO4 में 2। तो जो इसका मोलिकुलर मास मैंने अभी निकालना सिखाया था, जैसे क्लोरीन का कितना होता है, HCl का अभी निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, और HCl का क्या होता है 1, H का होता है 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 36.5, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया HCl का 36.5, ठीक है। पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, जैसे बेसिसिटी से डिवाइड करना है, तो उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है 1, तो इसका जो मॉलिक्यूलर ये इक्विवेलेंट जो वेट आएगा या इक्विवेलेंट मास जो एसिड का आएगा वो 36.5 आएगा। पर जब H2SO4 के लिए निकालेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे जब बताया था, उसमें बताया था कि 2 हाइड्रोजन का 2 एक होता है एटॉमिक मास 1 × 2 = 2, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 चौक 64, ठीक है। तो इसको टोटल करेंगे तो आएगा 98, ठीक है। ये उसका मॉलिक्यूलर मास आया, ठीक है, ये रहा ये मॉलिक्यूलर मास। और बेसिसिटी से डिवाइड करना है, तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आएगा 49 U, ठीक है। U या ग्राम या जो AMU जो भी जिसमें भी यूनिट दी है वो लिख देना, ठीक है। और बेस के लिए जैसे सोडियम का होता है 23, ठीक है, एक हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16, तो इसको टोटल गिनेंगे तो 40,
ठीक है। तो एसिड इसमें रिप्लेसेबल OH आयन कितने हैं, 1 है, इसलिए इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 40/1 इज इक्वल टू 40। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास जो है बेस का वो 40 ही होगा। ये और यूनिट तो जो मैंने आपको सिखाई है जिसमें ये लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए ये मोल कंसेप्ट का जो है वो अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं और आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे जो भी मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।